हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हम पूरी किताब के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके देखिए जितने भी क्वेश्चन है BVIMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको जो है इससे भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा BIMP क्वेश्चन है, यानी कि सभी आपके BIMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी का पेपर 8 मार्च को है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तैयार कीजिए। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों की तैयारी की कराई जाती है और BIMP क्वेश्चन की जो है सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी तैयार कर सकते हैं जो है किसी भी सब्जेक्ट की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जो है वीडियो बनाएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। तैयारी करने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना होगा। उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मोलरता को परिभाषित कीजिए। क्या जो पहला आपका इम्पोर्टेंट है वो मोलरता को परिभाषित कीजिए, पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यदि आपका तो लघुत्तरीय पूछेगा तब। अगर आपको लघुत्तरीय पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस पर जो फार्मूला है फार्मूले को भी लिख देना है। यदि आपका जो है दीर्घोत्तरीय पूछेगा तो इस पर और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आपको लिखना है। किस तरह लिखेंगे, मोलरता क्या होता है परिभाषा लिखिए। देखिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इतना आपको मोलरता के परिभाषा लिख देना है। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका BIMP क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। विद्युत वाहक बल का जो है उत्तर लिखना है इसका। देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर है जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कोई सेल इलेक्ट्रोड है, सेल के इलेक्ट्रोड है, उसके इलेक्ट्रोड विभवों में जो अंतर होता है, जब सेल में परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल होता है, उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कॉपर सल्फेट में विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। क्या कोई कॉपर सल्फेट है उसमें विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील हम डालेंगे तो उससे क्या होगा। देखिए आगे उत्तर में, अब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। क्या जो है कॉपर की जो परत होगी वह चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की जब कील डालते हैं तो लोहे की जो कील होती है उसके ऊपर पर क्या जो कॉपर की जो है परत होती है वह चढ़ जाती है, क्योंकि कॉपर की जो सक्रियता होती है लोहे से कम होती, क्या लोहे से कम होती है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या चालकत्व को परिभाषित करना है, तो चालकत्व को परिभाषित कीजिए। देखिए किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेमी विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी विद्युत वाहक जो है विद्युत अपघट्य है उसके 1 घन सेमी, क्या 1 घन सेमी विलयन का जो चालकत्व होगा उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है कैपिटल G बराबर ऑप्शन में आर क्या हमारा आर प्रतिरोध है, यह ध्यान दीजिएगा। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। क्या फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम, तो उत्तर है इसका प्रथम नियम बताना है। फैराडे का प्रथम नियम जो है विद्युत अपघट्य वाला, तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन, क्या विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा को के समानुपाती होता है। क्या यही हमारा विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है यही। यानी कि जो नियम है इसके अनुसार जो है विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है किसी इलेक्ट्रोड के विशेष पर एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई है उसकी मात्रा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये फैराडे का जो है प्रथम विद्युत अपघटन का नियम है, इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो है आपको उसे देखते हैं, छठा नंबर।
छठा नंबर क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी कि इसे अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी काल आंतरिक संक्रमण तत्व के क्या है इसे ऐसे भी पूछता है, कभी काल अंतः संक्रमण तत्व क्या है ये इससे पूछता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी कि n-2 F कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक यानी कि अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व जो है आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक यानी कि F ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः यह इन्हें हम जो है F ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं। जो है विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी n-2 F कक्षकों में जब प्रवेश करता है तब जो होते हैं उसके तत्व होते हैं वह आंतरिक यानी कि अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे कि आवर्त सारणी आप सभी जानते होंगे, आंतरिक जो है अलग ब्लॉक जो है F ब्लॉक का निर्माण करते हैं। क्या F ब्लॉक का निर्माण करते हैं, यानी एक अलग ब्लॉक का जो जिसे हम F ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो इसे आप नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियम यानी कि परमाणु क्रमांक। इसमें यहाँ पर आपका जो है कि देखिए यहाँ पर +3 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी क्यों होती हैं। तो ये आपको बताना है जो ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होती हैं अस्थायी क्यों होती हैं। इसका कारण ये है, क्या इसका कारण ये है कि +3 एवं +4 आयनों की आयनन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा का योग अधिक जो है ऋणात्मक होता है। क्या ऋणात्मक होता है, इसी के कारण जो जालक योग है यानी कि आयनों का आयनन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा का जो योग होगा वो अधिक ऋणात्मक होता है। इसी के कारण जो है ये जो आपका ये अवस्थाएं होती हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तो ये आपका नोट्स कर लीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन बीएमपी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश क्या प्रकाश एवं ये डबल हो गया है, प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है। क्या क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। तो ये आपको बताना है। देखिए उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्या रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे कमरे में मुंह तक भरकर तथा 1% C2H5OH की मुँह कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए, जिससे ये सावधानी हमको यही सावधानियां बरतनी है। कौन सी, जो क्लोरोफॉर्म है उसको जो है रंगीन बोतल में और काले कागज में लपेटकर अंधेरे कमरे में या फिर मुंह तक भरकर तथा 1% C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर उसमें रख देना चाहिए। ये आपको सावधानियां बरतनी हैं। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, बीएमपी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन क्या फॉर्मेलिन क्या है। क्या फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेलिन क्या है इसके उपयोग लिखिए। क्या फॉर्मेलिन क्या है इसके उपयोग लिखना है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। क्या जो फॉर्मेलिन है फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड का जो कि अधिकतम जो सांद्रता होती है वो 40% तक होती है। यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम होती है सांद्रता वो होती है कितनी, 40% तक होती है। यह विलयन जो है मृत जीवों के परिरक्षण में उपयुक्त होता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जो मृत जीव होते हैं उनके ऊपर होता है। यानी विलयन में जो मृत जीव होते हैं उनके ऊपर ये परिरक्षण किया जाता है। तो क्या है फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह इसका उपयोग क्या है, यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। इतना आपको लिखना है। फॉर्मेलिन जो आपका फार्मूला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसी तरह आपको लिखना है, बीएमपी क्वेश्चन है, नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बीएमपी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। क्या मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का। तो आप सभी को जो है ये 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं जो अति लघुत्तरीय जो में पूछे जाते हैं, बीआईएमपी क्वेश्चन है। अगली वीडियो में आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को हम बताएंगे। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो
कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।